नमस्ते। आप सभी का स्वागत है ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स पर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम 15वां चैप्टर पढ़ रहे थे, उपभोक्ता की बचत, कंज्यूमर सरप्लस। आई थिंक उसकी 3 वीडियो बन चुकी हैं और ये चौथी वीडियो और अंतिम वीडियो है, लास्ट वीडियो है। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस वीडियो में हम आलोचनाओं के बारे में देखेंगे और इसका महत्व क्या है उसके विषय में हम बात करेंगे। सबसे पहले आलोचनाएं देख लेते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि प्रोफेसर मार्शल ने ये माना था कि द्रव्य की जो सीमांत उपयोगिता है वो स्थिर रहती है, लेकिन प्रोफेसर हिग्स ने इस आलोचना की, ये वाली मान्यता थी जो कि प्रोफेसर मार्शल ने माना, इसकी कटु आलोचना की और उन्होंने कहा कि जैसे जैसे उपभोक्ता द्रव्य की इकाइयों को व्यय करता है, वैसे वैसे शेष बची हुई इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता बढ़ती जाती है, ना कि समान रहती है। तो ये मान्यता गलत है, ऐसा हिग्स का कहना है। तो बिल्कुल सही बात है। आपके पास जब बहुत पैसा होता है तो आप खर्च करते जाते हैं, हर एक चीज़ पर खर्च करते जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई आपके ऊपर असर नहीं पड़ता है। लेकिन जब आपके पास पैसे कम रह जाते हैं और आपको ज़्यादा चीज़ें खरीदने पड़ती हैं ना, तो आप सोच विचार करके किसी भी वस्तु पर अपना वो धन व्यय करते हैं, ठीक है। अब उससे जो उपयोगिता मिलने वाली होगी वो आपकी समान नहीं रहेगी, बल्कि उससे ज़्यादा उपयोगिता आपको मिलेगी, ठीक, और वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। और अंतिम जब आप व्यय करेंगे अपना द्रव्य यानी मनी को, उससे और ज़्यादा आपको उपयोगिता मिलेगी। दूसरी जो आलोचना है वो कहा गया है उपयोगिता की माप करना कठिन। तो ये तो आप जानते हैं, हम शुरुआत से ही पढ़ रहे हैं। प्रोफेसर मार्शल ने उपयोगिता को मापने का प्रयास किया, मेजरमेंट करने का प्रयास किया, ठीक है, मापन का प्रयास किया। लेकिन पैरेटो, हिग्स और एलन ने भी उनका विरोध किया और उन्होंने कहा कि ये जो उपयोगिता है ये मनः दशा है किसी भी व्यक्ति की, यानी जो व्यक्ति खा रहा है, जो व्यक्ति उस उपयोगिता को ले रहा है, केवल वही बता सकता है उसे उपयोगिता कितनी मिली है, दूसरा व्यक्ति नहीं बता सकता है। यानी ये साइकोलॉजिकल एलिमेंट है, ये मैथमेटिक्स नहीं है कि 2 3 4 5 में उसको आपने मेजर कर लिया। इसके बावजूद भी प्रोफेसर मार्शल ने इसको मापा, तो ये गलत तरीका है, ये तो आप जानते ही हैं। तीसरा है उपभोक्ता के आर्थिक स्तर में अंतर। बिल्कुल सही बात है, उपभोक्ता की आर्थिक स्थितियां सबकी अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से भी उपभोक्ता की बचत भी अलग अलग जा सकता है, तो ये भी एक आलोचना है। चौथा है उपभोक्ता को संपूर्ण मांग तालिका का ज्ञान ना होना। जैसे हमने एक तालिका देखी थी, आपने देखा होगा, शेड्यूल देखा था, उसमें 30 पैसे की नारंगी यानी कि आपकी जो ऑरेंजेस थी और 100 पैसे में खरीदने के लिए तैयार था, फिर 90 में खरीदने के लिए तैयार हुआ ना, ऐसे करके जो था, उसका ज्ञान सबको नहीं होता है। इस वजह से इसकी आलोचना भी की जाती है। भाई, इकोनॉमिक्स को समझ पाना, जो लॉजिकल है वही समझ पाएगा, इतनी आसानी से हर टॉपिक को समझा नहीं जा सकता इकोनॉमिक्स के, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है कि उपभोक्ता हर उपभोक्ता को उस मांग तालिका जो अभी मैंने आपको दिखाया था उसका संपूर्ण जानकारी हो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और जब तक अगर उसको जानकारी नहीं होगी तो उपभोक्ता की बचत समझ लीजिए ना के बराबर होगी या बहुत कम होगी। पांचवा है एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से है। तो प्रोफेसर मार्शल ने उपभोक्ता की बचत में इस बात को मान लिया है कि वस्तु विशेष का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, मतलब हर वस्तु अलग होती है। लेकिन कई सारे आलोचकों का कहना है कि व्यवहार में ऐसा बहुत कम होता है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु से स्वतंत्र हो। बहुत सारी ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जो बहुत ही आपस में मिली जुली होती हैं। जैसे पूरक वस्तुओं को ले लो, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को ले लो, या स्थानापन्न सब्सटीट्यूट गुड्स को ले लो, ठीक है। ये दोनों आपस में स्वतंत्र नहीं होती हैं, बहुत मुश्किल होता है इनमें स्वतंत्रता कर पाना, ठीक है। जैसे चाय और कॉफ़ी कर लो, कॉफ़ी महंगी हो गई भाई तो चाय पी लेंगे, चाय महंगी हो गई तो कॉफ़ी पी लेंगे, है ना। तो ये दोनों स्वतंत्र नहीं हुई। अर्थशास्त्र में इन दोनों के स्वतंत्रता में हम भेद नहीं कर सकते, एक हैं, लगभग एक, मतलब वैसे तो वस्तुएं अलग हैं लेकिन इन दोनों का यूज़ हम अलग अलग जगहों पर, मान लीजिए जैसे चाय महंगी हो गई तो हमने कॉफ़ी का यूज़ कर लिया, और कॉफ़ी महंगी हो गई तो चाय यूज़ कर लिया। एक वस्तु का संबंध ये हो गया। छठा है उपभोक्ता की आय तथा रुचियों में परिवर्तन होते रहना। तो इस केस में भी उपभोक्ता की बचत लागू नहीं होगी। मान लीजिए आपकी रुचि और आय दोनों में परिवर्तन हो रहा है तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। न जाने जितना खर्चा कर रहे हैं, जितनी मर्जी आ रही है उतने खर्चा करते जा रहे हैं, तो उस केस में भी ये जो कंज्यूमर्स सरप्लस का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। अगला है उपभोक्ता की बचत का काल्पनिक होना, यानी हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। तो ये बात आप जानते हैं कि उपभोक्ता की बचत का जो ये कॉन्सेप्ट है ये काल्पनिक है, हाइपोथेटिकल है, ठीक है, ये रियल नहीं है। जैसे हमारे लाइफ में मैथमेटिक्स होता है, ठीक है, रीजनिंग होता है, आप जो
रीजनिंग करते हैं, मैथमेटिक्स को आप एग्जाम्पल में लीजिए, कि 2 गिलास रखें तो 2 ही होंगे, है ना। तो आप उपभोक्ता की बचत भी वही व्यक्ति महसूस कर सकता है कि उसको कितनी हो रही है जो उसको खरीद रहा है। दूसरे व्यक्ति के लिए हो सकता है वो डिफ़र हो सकता है। उस मान लीजिए मैं खरीद रहा हूँ एक किताब 500 की, ठीक है, और मुझे वो 500 मेरे अंदर है कि मैं 500 की खरीद लूँगा, लेकिन वास्तव में मुझे 400 की मिल गई, दोनों का फ़र्क 100 रुपये आया, तो 100 रुपये मेरी क्या हो गई, उपभोक्ता की बचत हो गई। लेकिन यही चीज़ अगर दूसरे को मैं कहूँ कि अंदाज़ा लगाओ, तुम अंदाज़ा लगाओ मुझे कितनी उपभोक्ता की बचत हुई होगी, तो वो अंदाज़ा लगाएगा, मतलब एग्जैक्ट नहीं बता सकता, वो कहेगा 50 भी हो सकती है, हो सकता है 500 के बराबर तुम्हें उपयोगिता मिली हो, लेकिन ये तो हमें ही मालूम है ना कि हमें 100 रुपये के बराबर मिली है। जब मैं ये बताऊंगा कि लगभग 100 रुपये के बराबर हुई है, तभी वो जान पाएगा, ठीक है। अगला है जीवन रक्षक वस्तुओं में नियम का लागू ना होना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और साथ ही साथ इंटरव्यू में भी आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत लॉजिकल टॉपिक है। जो जीवन रक्षक आपकी वस्तुएं होती हैं, जैसे चिकित्सा हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, इनमें इनमें ये नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि इनसे कोई निश्चित संतुष्टि नहीं मिलती कि 100 मिल गई, 200 मिल गई, 500 मिल गई, ठीक है। इन वस्तुओं की पूर्ति होने पर उपभोक्ता को असीमित आनंद की अनुभूति होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ये तो लिमिटलेस हो जाएगा ना। तो बहुत अच्छी एक उदाहरण है, मैं आपको बताता हूँ कि एक व्यक्ति है, बहुत ही धनी व्यक्ति है और रेगिस्तान में फंस जाता है। रेगिस्तान में प्यास से तड़प रहा है, तो वो एक पानी का गिलास के लिए ना 1000 रुपये देने के लिए भी तैयार हो जाएगा, जबकि वही एक यहाँ तो फ्री मिल जाएगा वो पानी, हर किसी भी घर में जाके आप मान सकते हो, ठीक, एक गिलास से ज़्यादा मिल जाएगा। अब देखो यदि उसे पानी का ये गिलास केवल 10 पैसे में मिल जाता तो बताओ उपभोक्ता की बचत कितनी होती। तो उपभोक्ता की बचत होती 999.90, यानी 999 रुपये 90 पैसे, इतनी बचत हो जाती। तो ये तो एक भ्रामक काल्पनिक जानकारी हो गई ना। तो इस समय देखिए उपभोक्ता की बचत यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे असीमित हमें आनंद की अनुभूति मिलती है, ठीक है। वहाँ 10,000 रुपये भी दे देगा एक गिलास पानी के लिए, ये बात है। तो जीवन रक्षक वस्तुओं के संबंध में ये नियम लागू नहीं होता है। अगला फिर से एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आ रहा है, प्रतिष्ठा रक्षक वस्तुओं के संबंध में भी नियम लागू नहीं होता है। प्रतिष्ठा रक्षक जितनी भी वस्तुएं होती हैं उन सब में भी उपभोक्ता की बचत की धारणा नहीं लागू होती, ठीक है। अर्थात उपभोक्ता की बचत अनिश्चित रहती है। प्रतिष्ठा रक्षक वस्तुएं जैसे कि कलाकृतियां हो गया, महान विचारकों की या कवियों की जो कविताएं होती हैं, पांडुलिपियां होती हैं, बहुत पुराने समय की आपको पुस्तक मिल गई, हीरे जवाहरात हो गए, इनके संबंध में भी उपभोक्ता की बचत को ज्ञात कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। वैसे हमने देखा था कि उपयोगिता हमको घटती हुई दर से प्राप्त हो रही थी ना, लेकिन इस केस में क्या होता है, उपयोगिता और बढ़ जाती है, ठीक है। हालांकि वो अलग बात है कि इसकी भी आलोचना की जा सकती है कि आप मान लीजिए सोना चांदी इकट्ठा करते जा रहे हैं, एक समय के बाद आपको बहुत बोरियत महसूस होने लगेगा कि हटाओ यार सोना चांदी क्या इकट्ठा करना। लेकिन वो केस अगर छोड़ दो, सबके साथ ऐसा नहीं होता है, जितना ज़्यादा सोना चांदी लोग इकट्ठा करते हैं उतना ज़्यादा उसको आनंद की अनुभूति होती है कि बहुत ज़्यादा मेरे पास पैसा हो गया, अकाल के समय या बहुत जब दिक्कत पड़ेगी, जब इकोनॉमिक क्राइसिस पड़ेंगे तो हमें मदद मिलेगी। तो प्रतिष्ठा रक्षक वस्तुओं के संबंध में भी क्या होता है, मूल्य में कमी आ जाने पर भी उपभोक्ता की बचत में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। अतः ऐसी वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ता की बचत क्या रहती है, अनिश्चित रहती है। उपभोक्ता की बचत के विचार का महत्व, इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद इसी में एक महत्व है, कर निर्धारण के में महत्व कैसे निकाला जाता है उपभोक्ता की बचत का हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले उपभोक्ता की बचत का सैद्धांतिक महत्व क्या है। सबसे पहला है विनिमय में महत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उपभोक्ता की बचत का विचार विनिमय के लाभों को प्रकट करता है। यह विचार स्पष्ट करता है कि किसी भी वस्तु की उपयोगिता उस वस्तु के त्यागी गई द्रव्य की उपयोगिता से अधिक है। आप जानते हैं कोई भी चीज़ आप तब खरीदेंगे जब आप जो रुपए खर्च कर रहे हैं वो कम खर्च हों और उससे जो यूटिलिटी मिल रही है वो ज़्यादा हो, तभी तो कोई भी चीज़ आप खरीदोगे। ठीक उसके विपरीत आप यहाँ पर बायर हो, ठीक इसके विपरीत जो व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, जो उसको धन मिल रहा है उसमें उपयोगिता ज़्यादा हो, उस वस्तु की उपयोगिता कम है, तभी वो बेचेगा। आप देखिए उल्टा हो रहा है, तभी कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी विनिमय हो पाता है। अब हमें एक उदाहरण लेते हैं, जैसे एक व्यक्ति के पास 2 रुपए हैं, ठीक है, वह 2 रुपए से पुस्तक तभी खरीदेगा जबकि पुस्तक की उपयोगिता यानी जो यूटिलिटी है वो 2 रुपए से ज़्यादा मिले, अन्यथा वो चीज़ नहीं खरीदेगा। यदि पुस्तक की उपयोगिता 2 रुपए से कम है तो वह पुस्तक नहीं खरीदेगा। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए आप अनार खरीदना चाहते हैं, अ से अनार, 2 रुपए आपके पास है, ठीक है। तो अगर 2 रुपए से ज़्यादा
इसकी उपयोगिता अनार की नहीं है तो आप नहीं खरीदेंगे, उसकी जगह पे कोई और वस्तु खरीद लेंगे या नहीं खरीदेंगे, उसे कुछ नहीं खरीदेंगे, ऐसे चले आएंगे, जो उसको खरीदेंगे नहीं। ठीक है, अगर अन्य बातें समान रहें तो। अब देखिए अगला, देखिए पुस्तक का विक्रेता क्या होगा, पुस्तक का विक्रेता पुस्तक की उपयोगिता की तुलना 2 रुपए से करेगा। यदि उसे 2 रुपए की तुलना में पुस्तक से अधिक उपयोगिता मिल रही है तो वह कदापि पुस्तक नहीं बेचेगा, अन्यथा पुस्तक बेच देगा। यानी कि यदि उसे रुपए की तुलना में पुस्तक से अधिक उपयोगिता मिल रही है, जो रुपए हमने दिया उसको 2 रुपए, उससे ज़्यादा उसको उपयोगिता पुस्तक में है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 रुपए कम है ना उसके लिए, तो 2 रुपए जब 2 रुपए अगर उसके लिए ज़्यादा हो जाएगा तभी वो पुस्तक बेचेगा। उसके लिए उपयोगिता किस में है, रुपए में, और आपके लिए उपयोगिता किस में है, पुस्तक में। तो जब आपके लिए उपयोगिता पुस्तक में है तो जब पुस्तक आपको फायदेमंद लगेगी तो आप खरीदेंगे, उसके लिए जब रुपया ज़्यादा लगेगा तभी वो बेचेगा। इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो जाएगा, इसीलिए बोलते हैं एक्सचेंज में दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, दोनों अपनी वैल्यू देखते हैं। दोनों मतलब कौन, आप परचेजर यानी कि जो बायर है और सेलर जो सामने बेचने वाला है। दूसरा है उपभोग और विनिमय मूल्य में महत्व, तो इसमें भी बहुत महत्व है। उपभोक्ता की बचत का महत्व तब अधिक बढ़ जाता है जब हमारा ध्यान इस महत्वपूर्ण बात की ओर जाए कि वस्तु का उपयोग मूल्य यानी वैल्यू इन यूज, विनिमय मूल्य वैल्यू इन एक्सचेंज से क्यों अधिक होता है। अब क्यों ऐसा होता है आइए समझते हैं। इस कथन से हम इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं कि यदि पुस्तक की उपयोगिता रुपए की उपयोगिता से अधिक नहीं होती तो विनिमय नहीं हो पाता। आप जानते हैं, आप 2 रुपये दे रहे हैं, 2 रुपये दे रहे हैं एक पुस्तक के लिए, अगर पुस्तक में उपयोगिता ज़्यादा नहीं है तो आप नहीं खरीदेंगे, तो विनिमय ट्रांजैक्शन हो ही नहीं पाएगा। विनिमय करने से उसे बचत होती है, या बचत जितनी अधिक होगी उसमें उतना ही अधिक उपयोगी मूल्य भी होगा। तो अगर उपयोगिता ज़्यादा होगी तो लोग उसको पे भी ज़्यादा करेंगे। ठीक है, यही कारण होता है कि नमक और आप दिया सलाई ले लीजिए, समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर ले लीजिए, आदि का उपयोग मूल्य कितना होता है, इसका विनिमय मूल्य बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसकी उपयोगिता बहुत ही विनिमय मूल्य जो होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको खरीदते हैं, इसमें हमें बचत बहुत ज़्यादा होती है, कंज्यूमर सरप्लस बहुत ज़्यादा होती है। भाई आप न्यूज़पेपर खरीदते हैं, मेरे वहाँ आता है करीब 350 रुपये का, 3.5 रुपये का आता है। ठीक है, अब 3.5 रुपये क्या होता है आप समझिए, एक न्यूज़पेपर के लिए इतना बड़ा न्यूज़पेपर, इतनी जानकारी मिल रही है, तो उससे यूटिलिटी बहुत ज़्यादा मिलती है और हमें क्या बोलते हैं, उसकी कीमत बहुत कम चुकानी पड़ती है, यहीं पे हमारा मूल्य तय होता है। हाँ, वो बात अलग है कि वो लोग क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, उनको लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं अलग से, वो बात छोड़ दें, अलग कर दें, तो हमें उससे उपयोगिता बहुत ज़्यादा मिलती है। अब उपभोक्ता की बचत का व्यावहारिक महत्व क्या है। पहला, एकाधिकार मूल्य निर्धारण में महत्व। आप जानते हैं एकाधिकार के मूल्य निर्धारण में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उपभोक्ता की बचत की सहायता ली जाए। आप समझिए एकाधिकारी, मोनोपोली, आप वही कॉन्सेप्ट याद करिए, इस पर मैंने वीडियो बनाई है, सर्च करेंगे तो मेरा वीडियो मिल जाएगा आपको। आप समझिए एक एकाधिकारी जो होता है, मोनोपोलिस्टिक जो होता है, जो मोनोपोली करने वाला व्यक्ति होता है, वो प्राइस कैसे निर्धारित करता है। मान लीजिए आप मार्केट में कोई चीज़ खरीदने चाहते हैं, उससे अगर आपकी उपभोक्ता की बचत ज़्यादा हो रही है, आप उसको ज़्यादा खरीद रहे हैं, तभी तो उपभोक्ता की बचत ज़्यादा होगी। तो वो समझ जाते हैं, एकाधिकारी समझ जाता है कि ये लोग इस वस्तु को ज़्यादा खरीद रहे हैं, यानी कि इससे कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत ज़्यादा हो रही है, तो वो क्या करते हैं, उस वस्तु का प्राइस बढ़ा देते हैं। ठीक है, और मूल्य वृद्धि करने से उनका लाभ बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहीं पे वो लोग क्या करते हैं, मूल्य निर्धारण में महत्व बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है उपभोक्ता की बचत यानी कंज्यूमर सरप्लस। अब अगला है आर्थिक स्तर के तुलनात्मक अध्ययन में महत्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिए। 2 या 2 से अधिक देशों के बीच आर्थिक स्तर की तुलना करने के लिए उपभोक्ता की बचत यानी कंज्यूमर सरप्लस की सहायता ली जाती है, बहुत हेल्प करता है। एक बात समझिएगा, जिन राष्ट्रों यानी कि देशों में उपभोक्ता की बचत अधिक होती है, उन राष्ट्रों यानी कि देशों का आर्थिक स्तर उन राष्ट्रों की अपेक्षा उच्च होगा जहां उपभोक्ता की बचत कम होती है। तो मान लीजिए भारत की जो उपभोक्ता की बचत है, ठीक है, वो काफ़ी अच्छा है, और नेपाल में जो उपभोक्ता की बचत है वो काफ़ी कम है। तो बताइए किस देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। तो भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, यही दिखाया जा रहा है, यही बताया जा रहा है इस चीज़ को। अतः उपभोक्ता की बचत के आधार पर हम विकसित तथा अर्धविकसित देशों के बीच के अंतर को भी स्पष्ट कर सकते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्व। तो इंटरनेशनल ट्रेड में भी बहुत ज़्यादा महत्व ये इंपॉर्टेंस रखता है कंज्यूमर सरप्लस कॉन्सेप्ट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक देश दूसरे देश से उन वस्तुओं को आयात करता है जो वस्तुएं उनके लिए सस्ती होती हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है।
सस्ती होती है उसी देश को मंगवाते हैं। विदेशों से देश में सस्ती वस्तुएं आयात होने लगेंगी, परिणाम स्वरूप स्वदेश के लोगों की उपभोग की बचत में वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार उपभोक्ता की बचत का विचार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले लाभ को मापता है। बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर बताया गया है। तो उपभोक्ता की बचत के विचार का जो महत्व है, उसमें जो लास्ट वाला पॉइंट है कर निर्धारण में महत्व, इसको हम एक कर्व के माध्यम से देखते हैं। आखिर कोई भी सरकार कर कितना लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, ये कैसे निर्धारित करती है। तो देखिए, सरकार कर लगाते समय उपभोक्ता की बचत को ध्यान में रखती है। ये ध्यान रखिएगा, उपभोक्ता की बचत कितनी हो रही है, हम टैक्स लगाएंगे तो कितनी कम हो जाएगी, इन सब पर विचार करती है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि करों के लगने से उपभोक्ता की बचत में कमी आ जाती है। तो मान लीजिए आप पहले टैक्स नहीं लगाया गया, आपकी बचत काफ़ी है, लेकिन जैसे ही सरकार ने टैक्स लगाया आपकी बचत कम हो जाएगी। ठीक है, तो करारोपण का जो औचित्य है उसी दशा में है जब सरकार को लाभ हो उपभोक्ता की बचत में होने वाली हानि की तुलना में अधिक। तो सरकार को जो लाभ हो रहा है वो उपभोक्ता की बचत में जो होने वाली हानि है उसकी तुलना में अधिक हो, तभी सरकार के लिए औचित्य है टैक्स लगाने का। यदि करों द्वारा प्राप्त आय का लाभ उपभोक्ता की बचत की तुलना में कम है तो ऐसा कर निर्धारण, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स उचित नहीं होगा। तो इसे हम एक चित्र यानी कर्व के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओ एक्स एक्सिस पर वस्तु की मात्रा और ओ वाई एक्सिस पर वस्तु का मूल्य दिया गया है। तो यहाँ वस्तु की मात्रा और यहाँ पर वस्तु की मूल्य और साथ ही साथ सीमांत उपयोगिता दी गई है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी वस्तु पर पहले कर नहीं लगाया जाता था, तब उस वस्तु का मूल्य कितना था, ओ के था। यहाँ पर टैक्स नहीं लगाया गया, ऊपर वाले यहाँ पर टैक्स लगाया गया, इतना टैक्स लगाएगा, लेकिन अभी टैक्स नहीं लगाएगा तो इसका मूल्य कितना है, ओ के है। इस मात्रा पर कोई भी वस्तु कितनी बिक रही है, क्रय कितनी की जा रही है, तो ओ एन पर है। यहाँ पर देखिए ओ के है, तो के को अगर यहाँ लाएंगे तो इसका नीचे की तरफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर होगा। तो इतनी मात्रा मांगी जा रही है ओ के प्राइस पर। ठीक है, लेकिन अब हुआ क्या, मान लेते हैं कि BP1 कर लगाया जाता है, यानी B से लेकर P1 इतना कर लगाया जाता है। तो अगर इतना कर लगाया जाए तो इसका रिफ्लेक्शन हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर। तो यानी कि प्राइस अब कितना हो जाएगा, ओ के से बढ़ करके OK1 पर जाएगा। ठीक है, जब प्राइस बढ़ जाएगा तो आप जानते हैं मांग का नियम है कि वस्तु की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, तब कोई भी व्यक्ति कितना खरीदेगा, ON1 खरीदेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जो मूल्य में वृद्धि हुई है वो कर के बराबर हुई है। यहाँ पर मूल्य कितना है, कितना बढ़ा, कितना है, मूल्य में वृद्धि कितना हुआ है, इंक्रीमेंट इन प्राइस, तो K1 बढ़ा है। ठीक है, और आप देखेंगे कर भी इतना ही बढ़ा है, BP1। ठीक है, तो इन दोनों को एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो BP1 है वो इक्वल टू है K1 के, क्योंकि ये प्राइस है और ये टैक्स है, जितना टैक्स लगाया गया है उतना ही प्राइस बढ़ गया है। ऐसी दशा में क्या होता है, ऐसी दशा में वस्तु की मांग ON से घटकर ON1 पर आ जाती है, जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है। कर से सरकार को प्राप्त कुल आय यहाँ पर कितना है, KB P1 तो K से लेकर B KB P1 K1 ये इतना है। ठीक है, सरकार को इतना कर प्राप्ति हो रही है, लेकिन उपभोक्ता की जो बचत में हानि हो रही है वो ज़्यादा हो रही है। वो कितनी हो रही है, KP1 K1 इतनी हानि हो रही है। तो आप देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है ये वाला ज़्यादा है और ये वाला कम है जो सरकार को मिल रहा है। तो सरकार को जो प्राप्त आय है उसकी तुलना में BPP1 अधिक है, यानी ये वाला हिस्सा अधिक आ रहा है। ठीक है, अतः सरकार को ऐसे कर नहीं लगाना चाहिए। यही चीज ऊपर कहा गया था कि यदि करों द्वारा प्राप्त आय का लाभ उपभोक्ता की बचत की तुलना में कम है तो ऐसा कर निर्धारण उचित नहीं होगा, यही इसमें बताया गया है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में हम जो तटस्थता वक्र विश्लेषण है, प्रोफेसर हिक्स ने इस पर बहुत काम किया है, उसको हम देखेंगे और डिटेल से देखेंगे।